दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले भी एक लेक्चर अपलोड हुआ था जो सूर्य के ऊपर यानी सूर्य का पोस्टमार्टम किए थे, यानी सूर्य के बारे में गहनता से अध्ययन किए थे। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां आ गई, जिसके लिए हमें उसी वीडियो को फिर से शूट करके डालना पड़ रहा है। बस इसका मेन रीज़न था कि उसमें जो हम लोग समझे थे, उसमें जो पढ़े थे, पढ़ने में यानी पढ़ने पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं था, बस वीडियो को एडिट करने में जो थोड़ा दिक्कत था। तो उसमें जो लिखावट हुई थी, यानी जो इसमें समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, जिसमें लिखावट थी यानी कॉन्ट्रैक्शन जो राइटिंग था, उसमें वीडियो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो गया था। बस उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये नॉलेज भी दे तो प्रॉपर नॉलेज दिया जाए। जैसे उसको सुनेंगे लेकिन उतने जब तक अच्छे तरीके से लिखा हुआ नहीं पाएंगे, यानी समझ में नहीं आएगा, तब तक कि हमारे माइंड में बनता क्या डिस्कशन बनता रह जाएगा कि अच्छा खासा नहीं समझ में आया। तो इसीलिए उसी चीज़ को हम फिर से रिकॉल कराते हैं, फिर से वीडियो अपलोड करते हैं कि जैसे उसको हम फिर से अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हमको फिर आज जानना है कि सूर्य का क्या होता है, सूर्य के बारे में जानना है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, इस सौरमंडल में उसका क्या स्थान है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप इस वीडियो को इंड तक देखें। इंड में ये भी बताया जाएगा कि सूर्य को जब सूर्य ग्रहण के समय खुला होता है, मतलब सूर्य ग्रहण लगता है, तो लोग कहते हैं कि उसको खुले आँख से, नंगे आँखों से नहीं देखना चाहिए। उसका भी रीज़न हम अगले वीडियो में जानेंगे, अभी इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या रीज़न है कि हम सूर्य को खुले आँखों से नहीं देख पाते हैं, यानी देखते नहीं हैं। तो हम ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको चालू करना है, यानी आज स्टडी करना है, आज पढ़ना है सूर्य के बारे में। सूर्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सन, यानी सूर्य हमारा होता क्या है, सूर्य से हमारी क्या रिलेशन है, सूर्य को हम किस तरह से जानेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सीधा सीधा बता दें कि सूर्य हमारी सौरमंडल का एक तारा है, यानी सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है। यह एक ऐसा तारा है जो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है, सबसे निकट तारा है, यानी हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यह सूर्य अपने स्वयं ऊष्मा और प्रकाश पर डिपेंड रहता है, यानी सूर्य किसी से ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं लेता, ये अपने स्वयं ऊष्मा एवं प्रकाश से आता है। तो अगला प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये ऊष्मा एवं प्रकाश इतना ज़्यादा बनता कहाँ है। तो इसी सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, यानी संलयन की क्रिया होती है। इसी संलयन की क्रिया से हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। इसी हीलियम के संलयन की क्रिया से सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा निरंतर बनी रहती है। तो ये सूर्य की निरंतरता बनी रहने के लिए उसमें एक क्रिया जो होती है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में, ये क्रिया हमेशा बनी रहती है। अब आगे जानेंगे कि सूर्य को जनक तारा के नाम से क्यों जाना है। जनक तारा या फिर सूर्य का सौरमंडल का प्रधान आवलिक मुखिया या फिर जनक तारा के नाम से भी जानते हैं। जनक यानी उसकी इस पूरे फैमिली यानी सौरमंडल एक परिवार के समान दिखता है, तो इस परिवार का प्रधान, मुखिया और जनक तारा के रूप में हम सूर्य को ही जानते यानी देखते हैं। यानी सौरमंडल को संचालन अधिकतर सूर्य के द्वारा ही संभव होता है। ठीक, दूसरी तरह अगली चीज़ जानेंगे हम लोग, ये सौरमंडल यानी ये सूर्य हमारा जो है सौरमंडल के मध्य में स्थित है, यानी ये सौरमंडल के मध्य में हमारा सूर्य स्थित है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह, उपग्रह, ये सब आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के आकाश गंगा से इसकी दूरी जो हम देखें तो 16 अरब यानी 16,000 प्रकाश वर्ष है। इसकी हम जो दूरी देखें तो 16,000 प्रकाश वर्ष है, यानी सूर्य जो है वह हमारी आकाश गंगा के सेंटर से यानी ये दूरी नापेंगे
तो आकाश गंगा के केंद्र से, यानी हम जो आकाश गंगा के केंद्र से मापे तो आकाश गंगा के केंद्र से बाहरी भुजा पर हमारा सूर्य 16,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। हाँ ठीक, ये सूर्य हमारा जनक तारा यानी प्रधान कहलाता है। ये हमारे आकाश गंगा के बाहरी भुजा पर 16,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ऐसा माने तो यदि सूर्य की हम जन्म देखें, जैसे हम अपनी आयु देखते हैं, तो सूर्य की आयु यानी जैसे एक सामान्य मानव की आयु होती है 60-70, अब तो हो गया 60-70, पहले होता था 100 वर्ष, लेकिन अब हो गया 60-70-80 वर्ष तक मैक्सिमम व्यक्ति जी सकता है। वैसे हमारे सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष, यानी सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है। यानी इसके विशेष भूगोलवेत्ताओं ने इसको सर्च करके विभिन्न तथ्यों के आधार पर बताया गया कि सूर्य की आयु 15 वर्ष है, जिसमें से 5 अरब वर्ष सूर्य की आयु समाप्त हो चुकी है। यानी सूर्य का जीवन 5 अरब वर्ष समाप्त हो चुका है और 15 अरब वर्ष की उसकी टाइम थी, जिसमें से ये अभी इसकी आयु 10 अरब वर्ष बची हुई है। यानी सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष बची हुई है। इतना, ये तो छोटे छोटे तथ्य हैं, बस इतना हो गया कि सूर्य की आयु अभी 10 अरब बची हुई है, जिसमें से 15 अरब उसको मिले थे 5 अरब वर्ष का समय, लगभग 4.5 अरब यानी 5 अरब वर्ष का समय खर्च समाप्त हो चुका है। सीधी सीधी बात करें 10 अरब का समय उसके पास अभी बचा हुआ है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य 10 अरब वर्ष के बाद समाप्त होगा या नहीं? तो इसी वीडियो के भी लास्ट में जब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि हमारा सूर्य क्या 10 वर्ष बाद समाप्त होगा या फिर नहीं। कहते हैं कि ये जो पृथ्वी और आकाश गंगा है, यही सब केवल सौरमंडल का चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सूर्य अपने जगह पे स्टेबल नहीं है। सूर्य भी किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगाता है, जिसका चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं आकाश गंगा। यानी सूर्य अपनी आकाश गंगा का यानी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर को चेक करें तो लगाता है, ये आकाश गंगा का चक्कर पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाता है। सूर्य पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाता है। सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाता है। यानी ये ग्रहों या विभिन्न ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। और इसकी चेक करें तो इसको लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी आकाश गंगा का चक्कर, यदि सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाना होगा तो उसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ का साल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सूर्य एकदम स्टेबल है। जैसे एक हाथी पर चींटी को चढ़ के दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो चींटी को ऐसा लगेगा कि हाथी स्थिति अपनी नहीं बदलती है, जबकि हाथी अपने वर्तमान स्थिति हमेशा चलती रहती है। तो ये पृथ्वी बहुत बड़ा यानी आकाश गंगा का क्षेत्रफल यानी चौड़ाई लंबाई बहुत बड़ा है, जिसके कारण हमको आभास नहीं होता है कि सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। लेकिन ये 25 करोड़ साल, अब सोचिए, 30 अरब 15 अरब साल तो इसका जन्म तिथि है, ये 25 करोड़ साल का एक चक्कर लगाता है। और इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष यानी कोई पूछ लिया कि एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने साल होते हैं, तो 25 करोड़ साल होते हैं। यानी एक ब्रह्मांड में हमको 25 करोड़ साल का टाइम मिलता है। तो इसको हम जान गए कि सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके पास अपना खुद का उष्मा एवं प्रकाश होता है। यह उष्मा प्रकाश उसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, जिसके कारण हमको संलयन विधि के द्वारा प्राप्त होता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे निकट तारा सूर्य है। यदि चेक करें कि ये जो संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हुआ है, ये ईंधन हमको किस अवस्था में मिलता है, तो ये ईंधन यानी हाइड्रोजन से हीलियम में संयुक्त ईंधन हमको प्लाज्मा की अवस्था में मिलता है। ये ईंधन चेक करें तो हमको ये ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में मिलता है।
ये प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा पदार्थ की वह सबसे गर्म अवस्था है जिसमें हमको पहुंचा नहीं सकते। जैसे ये लोहा की तरल अवस्था, यानी इतनी हीट कर दिया जाए कि वो एक तरल द्रव की तरह समान हो जाए, तो उसी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो ये हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, जिससे उसकी ईंधन, संपूर्ण ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में बदल जाती है। इसको सूर्य को सौरमंडल का प्रधान या मुखिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा संपूर्ण सौरमंडल का संचालन संभव होता है। फिर सौरमंडल, यदि ये पूछा जाए कि सूर्य हमारे सौरमंडल में किस जगह स्थित है, तो सूर्य हमारे सौरमंडल का मध्य भाग में स्थित है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सूर्य का आयु जो चेक करें, तो सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है। तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लिख देते हैं कि ये हो जाएगा पूरा पूरा आयु, यानी सूर्य की आयु माने तो 15 अरब वर्ष। और सूर्य, ये जो 16,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है, ये आकाश गंगा से दूरी है। आकाश गंगा से हमारे सूर्य की दूरी देखें तो आकाश गंगा से दूरी 16,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, जिसको आकाश गंगा के केंद्र से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आकाश गंगा का चक्कर, क्या सूर्य भी आकाश गंगा का किसी चीज़ का चक्कर लगाता है? तो हाँ, ये आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, जिसको पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। उसका एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ का साल समाप्त हो जाता है। इसी समय को हम अपनी भूगोल की भाषा में बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, यानी ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में उसको 25 करोड़ का साल समाप्त हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों के साथ ये इसके बाहरी आवरण के क्वेश्चन थे, जिसको हम तो कहीं भी पिकअप कर सकता है। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम यहाँ से देख लेंगे। अब इसको जानेंगे कि सूर्य की आंतरिक संरचना, यानी सूर्य की बनावट कैसा है, सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसके आंतरिक संरचना एवं बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी सूर्य के अपने स्थिति में परिवर्तन होता है या नहीं, और सूर्य में क्या क्या क्रियाएं होती हैं जिसके कारण सूर्य अपने ईंधन को, यानी अपने ज्वाला को निरंतर बनाए रखता है, इसका रीजन क्या है, इसी कारण को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस सूर्य की दो प्रकार से संरचना हम लोग देख सकते हैं। पहला हो जाएगा आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इसको बोले तो आंतरिक संरचना। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ से हो जाएगा बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना क्या होता है? आंतरिक मतलब वो अंदर से किस तरह से बना है, उसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, तो ये हो जाएगा उसका आंतरिक संरचना। मतलब अंदर की बनावट, अंदर की बनावट को हम बोलेंगे आंतरिक संरचना। जैसे एक आदमी को देखें तो उसके पास भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारे ऊपरी यानी अंदर से देखेंगे तो जैसे पेट में आ जाता है अमाशय, ग्रासनली, दांत, यकृत, पित्ताशय और अन्य जैसे छोटी आंत, किडनी, ये सब इसके आंतरिक बनावट हो गए। लेकिन बाहरी बनावट में देखें तो हमारे पास 5 उंगली हैं, 2 आँख हैं, नाक हैं, 2 कान हैं, ये सब इनके बाहरी बनावट हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम सूर्य के आंतरिक एवं बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सूर्य का आंतरिक बनावट एवं सूर्य का बाह्य बनावट, यानी सूर्य अंदर से देखने में कैसे दिखता है और सूर्य बाहर से देखने में कैसा दिखता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूर्य की सबसे पहले आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर बाह्य संरचना को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अब हेडिंग डालते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना। सूर्य की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना सूर्य की, यानी सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो किसी चीज़ की यदि आंतरिक संरचना को हम चेक करें, जैसे एक हम अमरूद ले लेते हैं, एक सेब ले लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, हमको एक किसी आंतरिक चीज़ के बारे में अध्ययन करना, उसके सेंटर के वाले भाग को अध्ययन करना है, यानी इस भाग को अध्ययन करना है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी दो चीज़ों से, दो प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। या तो इसके इस बाहरी पोर्शन को हम हटा दें, तब जाके हमको अंदर से पूरी पूरी होल को, यानी पूरी पूरी पार्ट को, भाग को देख सकते हैं। दूसरा केस क्या करें, यदि हमको अंदर वाली भाग, इसी प्रकार यदि हमको इस वाले भाग का अध्ययन करना हो, जैसे इस वाले भाग का, तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि ऊपरी भाग को हटाएं तब जाकर तीसरे वाले भाग का अध्ययन कर सकते हैं, और फिर ऐसे तीसरे वाले का। लेकिन हमारे पास एक सुविधा है कि यदि हम इसको, एक पार्ट को ऐसे सीधे सीधे काट के निकाल दें, यानी इस वाले पार्ट को निकाल के हम ऐसे यहाँ अलग कर दें, जैसे यहाँ हो जाएगा इसका सेंटर वाला भाग, तो यहाँ से हम ऐसे अलग कर देंगे, तो इस वाले भाग का अध्ययन, जैसे यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा सेंटर वाला भाग, उसके बाहर आ जाएगा ये बीच वाले भाग, ये वाले भाग आ जाएंगे यहाँ पर, इसके बाहरी वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो इन तीनों के आधार पे हम इसके संपूर्ण क्रिया, यानी संपूर्ण अंदरूनी भाग के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यानी इसके इजली एक पार्ट को बाहर निकाल के, यानी सीधे सीधे पार्ट को बाहर निकाल के अध्ययन करें, तो हम इसके इस पूरे वस्तु के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसी प्रकार के एक पार्ट को बाहर निकालेंगे। यानी सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूर्य के, यानी मान लीजिए हम सूर्य का एक पोर्शन ऐसे करके निकाल लेते हैं, यानी सूर्य के, जैसे वहाँ पे हम छोटे से पार्ट निकाले थे, तो सूर्य का, यानी यहाँ से सूर्य मान लीजिए ऐसे, तो इसका इतना वाला पोर्शन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आंतरिक का चेक कर लेंगे, यहाँ से बाहर वाले, इसी के आधार पर ये पूरे भाग का और इस पूरे भाग का वैल्यू हम, यानी उसके स्ट्रक्चर में क्या है, इस तरह से हम पूरा समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने इसका इतना पार्ट निकाल के यहाँ पे रख लिया है, जिससे हम सूर्य के आंतरिक भाग का अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें यदि सूर्य के आंतरिक भाग को चेक करें, तो सूर्य के एक भाग होता है अंदर का भाग, जिसको बोलते हैं हम लोग कोर। इस भाग को चेक करें तो इस वाले भाग को बोलते हैं कोर, CORE, कोर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोर। इसमें क्या होता है कि यह सूर्य की सबसे अंदरूनी, यानी सबसे निचली परत होती है, सबसे निचला वाला भाग होता है, यानी सेंटर वाला भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। यानी जो अभी बताए पहले कि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और इसमें से ईंधन निकलता है, तो इसी वाले कोर वाले भाग में ही हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, जिसमें बने हुए ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। यानी हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन से हीलियम को बनना और उससे जो बने ईंधन है वो प्लाज्मा की अवस्था में इसी भाग में ये सभी क्रियाएं संभव होती हैं। यानी संलयन की सीधी बात करें तो संलयन की क्रिया जो होती है वो सूर्य के सबसे निचले वाले भाग कोर में ही संभव होता है। जब कोई अभिक्रिया होती है तो ये नॉर्मली बात होता है कि उसमें से कोई न कोई किरण बाहर की तरफ आएगी। तो इस क्रिया के दौरान जब ये यहाँ से किरण निकलती है तो ये किरण इस परत में न दिख के इसके अगले वाले भाग में हमको जाके दिखती है, जिस भाग को हम बोल देते हैं रेडिएटिव तरंग पार्ट। यानी इसके अगले वाले भाग को बोल देते हैं हम लोग रेडिएटिव पार्ट। यानी इस वाले पूरे भाग को हम बोलना चाहें तो इसको बोल देंगे रेडिएटिव जोन। यानी जब ये रेडिएटिव किरण इस भाग से, यानी कोर से निकल के आगे बढ़ती हैं, तो इस भाग में न दिखाई दे के आके हमको रेडिएटिव वाले भाग में दिखाई देती हैं, जिसको हमने बोल दिया इसको रेडिएटिव जोन। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स किरणें, गामा किरणें और ये फोटॉन यानी प्रकाश होता है, ये हमको
दिखाई देता है, एक्स रे, वाई रे और ये गामा किरणें हमको सूर्य के जिस भाग में दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव रेडिएटिव जोन, यानी रेडिएशन के रूप में ये जब दिखाई देती हैं तो हम उसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। इसका हिंदी में चेक करें तो इसको बोलते हैं विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, यानी हमको विकिरण के मंडल में ही जाके किरण हमको दिखाई देती है। यही किरण जब आगे बढ़ती है तो इस वाले भाग से हमको सामना करना पड़ता है, यानी इस वाले पूरे पोर्शन से हमको सामना करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। यानी इसका नाम यहाँ न लिख के हम लोग इसका नाम यूज करते हैं यहाँ पे, इसी पूरे पार्ट को यहाँ से समझते हैं तो इसका नाम यहाँ से दे देंगे कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव जोन, यानी CONVECTIVE, कन्वेक्टिव जोन। इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन मंडल, संवहन मंडल। यानी संवहन मंडल में जाके ये किरणें जब कोर से निकल के रेडिएटिव जोन में प्रवेश करती हैं वहाँ पे हमको दिखाई देती हैं, लेकिन यही किरणें जब जाके ये बाहर की तरफ निकलने की होती हैं तो ये किरणें अपने सूर्य के विकिरण को ही, सूर्य की अवस्था को छोड़ के बाहर की ओर निकल जाती हैं। यानी ये किरणें सूर्य की तरफ बाहर की ओर निकल जाती हैं, जिनको हम प्रकाश के रूप में जानते हैं। लेकिन ये किरणें इतनी आसानी से नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन कोशिकाएं लगी रहती हैं। यानी इस वाले कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार के सेल लगे रहते हैं, जिसके कारण इन किरणों को अपने कन्वेक्टिव जोन से निकलने के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार ये क्वेश्चन PCS UP PCS में पूछ लिया था कि ये कन्वेक्टिव जोन में स्थित हाइड्रोजन सेल किस दिशा में, यानी बड़े और छोटे होते हैं, यानी किस दिशा में बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि कन्वेक्टिव जोन में ये हाइड्रोजन तरंगे जो हाइड्रोजन सेल होती हैं, यानी इसको बोल देंगे हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोशिका। ये कोशिका आपस में यानी अंदर की ओर बड़ी और बाहर की ओर छोटी होती जाती हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब हो जाएगा कि हाइड्रोजन सेल सूर्य के अंदर की ओर यानी रेडिएटिव जोन की ओर बड़ी और बाहर की ओर छोटी होती हैं। तब जब ये किरणें यानी सूर्य के प्लाज्मा से बनी किरणें फोटॉन रेडिएटिव जोन को पार करके जब कन्वेक्टिव जोन में आती हैं तो उनको विभिन्न कोशिकाओं से सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टाइम इनके पास यानी सूर्य के कोर का यदि हम तापमान जाने तो इसका तापमान होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। यानी इतनी ज़्यादा तापमान होता है, इतना ज़्यादा तापमान होता है कि ये अपने आप को पिघला के प्लाज्मा की अवस्था में डाल देता है। यही प्रकाश यानी यही किरण जब इसको पार करके निकलती होती है तो इसके पास इतना तापमान अधिक रहता है कि इसके पास जितना तापमान उतना ही ऊर्जा अधिक होता है। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं कि सूर्य के प्रकाश को भी यानी सूर्य के परतों को भी भेद कर आगे की ओर निकल जाते हैं। ये किरण जब सूर्य के यानी ये किरण जब सूर्य के अवस्थाओं को छोड़ के बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्रकाश, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रकाश। लेकिन होता क्या है कि ये किरणें एक ही प्रकार से नहीं होती हैं। कुछ किरणें जैसे जिनका तापमान मैक्सिमम होता है यानी 7000 डिग्री सेल्सियस, जैसे यहाँ से निकलेंगे तो इनका तापमान घटते घटते लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस से करीब आ जाता है। तो कुछ किरणों का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाता है। लेकिन जो इनके मध्य में होती हैं वही हमको नॉर्मल प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं। तो सीधी सीधी बात समझे कि जिन प्रकाश किरणों का इस तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है,
यानी 7000 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होता है तो इन्हीं को हम बोलते हैं सौर्य ज्वाला। यही सूर्य के लपट के रूप में दिखाई देती हैं, जिनको हम बोलते हैं सौर्य ज्वाला। सौर्य ज्वाला सूर्य के विभिन्न परतों को भेद कर बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि इनका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। एक बार चेक करिए कि आपका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको इतना घुटन सा फील होता है, लेकिन इसके पास 7000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके पास कितना ज़्यादा तापमान यानी ऊर्जा होगा। तो इसी कारण इसको भेद के बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं हम सौर्य ज्वाला। यही सौर्य ज्वाला जब इसके पास जैसे होता है कि एक बच्चे को यदि पैसा दे दिया जाता है तो वो अपनी मनमौजी घूमने लगता है, इसी प्रकार से जब ये सूर्य के विभिन्न परतों को भेद कर बाहर निकल जाता है तो सौरमंडल में इधर उधर विचरण करने लगता है। तो विचरण करने के दौरान इसको सौरमंडल में एक ग्रह पृथ्वी से भेंट होती है, यानी पृथ्वी से खबर मिलता है कि पृथ्वी की कोई ग्रह उपस्थित है, जिसके पास ये इसके पास से होकर इसके पास आने लगता है। तो पृथ्वी के पास एक चुंबकीय शक्ति है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो सूर्य जब पृथ्वी इसको देखती है तो अपने आकर्षण शक्ति से इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। यानी लड़कियों में एक ऐसा गुण ही है जो सबको आकर्षित कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी क्या कहती है कि इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी सौर्य ज्वाला को ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसको क्या पता कि हमारे अंदर यानी मानव है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, ये क्या कहती है अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लेती है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इसके चारों ओर हमें सौरमंडल यानी वायुमंडल का परत मिल गया है। यही वायुमंडल क्या कहता है, इस प्रकाश किरणों को अपनी ओर आकर्षित होती है। जब ये आकर्षित होती है यानी सूर्य अपने इसी सौर्य ज्वाला को जब आकर्षित कर लेता है तो इसको बोलते हैं अरोरा। बहुत से लोगों में ये टाइटल आपको सुनाई देगा कि उनको नाम अरोरा यानी बहुत चमक वाला प्रकाश होता है। तो कभी कभी वायुमंडल देखते अचानक से चमकता हुआ दिखाई देता है तो इसी को अरोरा बोलते हैं। यही अरोरा जब पृथ्वी के वायुमंडल से आती है तो वायुमंडल से टकरा के अचानक स्लिप कर जाती है। जैसे कभी कभी आप तालाब में देखते होंगे कि कंकड़ पत्थर को मारते बहुत दूर तक स्लिप करती हुई जाता है, तो इसी तरह से ये इस पर फिसल जाती है। ये किरण जब फिसल के यानी यहाँ से आती है ऐसे फिसल करके ऊपर चली जाती है। तो ये किरण जब पृथ्वी के ऊपरी भाग से फिसल के ऊपर जाती है तो अरोरा तो इसको पहले से ही नाम था अरोरा, लेकिन ऊपर से फिसल के जाती है, इसको बोल देते हैं बोरियोलिस यानी अरोरा बोरियोलिस। जब ये अरोरा पृथ्वी के ऊपरी परत से स्लिप करके जाएगी तो इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। लेकिन क्या पता कि ये ऊपर से नहीं जाके यही किरण यहाँ तक आए और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाए। ये थोड़ी निश्चित है कि पृथ्वी हमेशा उसको ऊपरी दिशा में खींचेगी, पृथ्वी उसको नीचे की दिशा में खींच सकती है, यानी उसको आकर्षित कर सकती है। पृथ्वी जब इसके सौर्य ज्वाला को नीचे की तरफ आकर्षित बोलती है तो यानी पृथ्वी सौर्य ज्वाला को आकर्षित कर ली तो उसका नाम अरोरा पर ही जाएगा, निश्चित है। लेकिन जब ऊपर की तरफ स्लिप किया तो इसका नाम पड़ गया अरोरा बोरियोलिस। और नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो इसके ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इस नीचे वाले का नाम हो जाएगा अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। यानी जब सूर्य का सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपरी भाग से यानी उत्तरी गोलार्ध से टकरा के वापस जाता है तो इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। लेकिन यही प्रकाश जब निचले भाग से टकरा के जाता है तो बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। यानी इस सौर ज्वाला का काम खत्म हुआ। लेकिन कुछ प्रकाश हमको मिलते हैं जो सूर्य के यानी पार्ट से निकालने के लिए तो निकल जाते हैं, लेकिन इनका तापमान इतना ज़्यादा होता है यानी इनका तापमान बाहर निकालने के लिए 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये तापमान इतने कम इनके महसूस होते हैं कि इनके पास ऊर्जा इसकी अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। यानी इसके पास तापमान ज़्यादा था तो ऊर्जा भी ज़्यादा थी, तो ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण इसको इससे तोड़ से निकल गया। जैसे अचानक इसको बोलते हैं, जब इसको बुलाता है तो कहता है कि क्या
अभी तक तो इतना दिन से तपा के रखे थे, अब तो आज़ादी मिली कम से कम, अब तो घूम लेने दो, तो क्या कहता है ये बाहर निकल के चला जाता है। लेकिन ये बेचारा क्या करे, इसके तो पास उतना ही ऊर्जा नहीं है, उतना ही पैसा नहीं है कि ये बाहर जाके घूम सके। लेकिन नौकर के क्या करें, हमेशा मालिक के पास ही जाना पड़ता है। यानी इसकी ऊर्जा इतनी ही कम होती है कि ये सूर्य पुनः इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये अपनी स्थिति को बदल देता है, यानी सूर्य की तरफ पुनः आ जाता है। यही प्रकाश जब पुनः सूर्य की स्थिति पे पड़ता है तो यहाँ से आते आते यानी इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पे देखें तो इसका 27 लाख डिग्री सेल्सियस, तो इसकी अपेक्षा ये जो तापमान है बहुत ही कम है। जैसे क्या होगा कि आप एक ट्यूबलाइट को देखते होंगे, ट्यूबलाइट को यानी जो बल्ब होता है, बल्ब को जहाँ सेंटर वाले भाग पे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से आकार प्रकाश देता है, लेकिन उसके एकदम टॉप पॉइंट पे देखेंगे यानी सबसे पिछले वाले भाग पे, तो वहाँ पे देखेंगे थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे भी लाइट है, लेकिन सेंटर वाले भाग की अपेक्षा ऊपरी वाले भाग में लाइट कम है। ठीक उसी प्रकार जब ये लाइट यानी ये ऊर्जा वाले प्रकाश आपस में घूमते हैं तो इस प्रकाश की अपेक्षा ये कम हो जाते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो यही प्रकाश उस पर एक काले धब्बे के समान दिखाई देते हैं, यानी सूर्य के चेहरे पर एक काले धब्बे के समान दिखाई देते हैं। इन्हीं काले धब्बों को हम बोलते हैं सौर्य कलंक। सौर्य कलंक। जब सूर्य से निकले हुए प्रकाश की किरण वापस रिटर्न आकर सूर्य के सतह पर पड़ती है तो ही सूर्य के तापमान की अपेक्षा कम हो जाता है और वह हमें उसके काले धब्बे के समान दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं सौर्य कलंक। इसी सौर्य कलंक को यदि हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करना चाहें तो मान लीजिए ये पूरा सौर्य कलंक है, यानी इसको यहाँ हो जाएगा हल्का डीम हो जाएगा। लेकिन जैसे आपको आँख में दिखाई देंगे, आँख में एक बार नज़र देखिए अपने नहीं दूसरे आँख में, अपने आँख में कहाँ देख पाएंगे यार, एक बार दूसरे आँख में। जैसे होता है कि आँख में देखेंगे तो पूरी आँख वाइट है, वाइट के बीच में एक कॉर्निया का पार्ट है यानी काला पार्ट है, उस काले पार्ट के अंदर भी देखेंगे तो आपको एक छोटा सा लेंथ दिखाई देगा जो एक और काला दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार ये तो पूरा काला दिखाई देता, इस काले के अंदर भी एक काला दिखाई देता है। जैसे ये थोड़ा हल्का भूरा दिखाई देता, हल्का धुंधला दिखाई देता है, लेकिन ये पूरा काला दिखाई देता है। इस काले वाले भाग को बोलते हैं अंबरा। अंबरा यानी अंबरा कहाँ पाया जाता है तो सूर्य के सौर्य कलंक वाले भाग में ही अंबरा हमको दिखाई देता है। और ये जो बच गया धुंधला वाला भाग इसको बोलते हैं पुनम्बरा। पुनःअधमवरा इसको बोलते हैं पुनम्बरा। ये पुनम्बरा और ये अंबरा और इसके पूरे वाले पार्ट को बोलते हैं हम सौर्य कलंक, यानी सूर्य पर एक धब्बा के रूप में दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं सौर्य कलंक। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये सौर्य कलंक केवल एक ही जगह पर स्थित होंगे या ये सौर्य कलंक यहाँ पे नहीं आ सकते हैं? क्यों ये सौर्य कलंक यहाँ पे नहीं आ सकते हैं और ये क्या ये सौर्य कलंक इसके नीचे यानी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि हाँ ये सौर्य कलंक यहाँ पे न होके इसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसके और ऊपर यानी यहाँ तक आ सकते हैं। क्या पता अब ये आ जाएगा क्वेश्चन कि ये कितने आखिर जा सकते हैं तो कितने ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये सौर्य कलंक मैक्सिमम यानी निम्नतम 0 डिग्री से लेके यानी न्यूनतम 0 डिग्री से लेके मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते आके 40 डिग्री तक आ जाते हैं। यानी ये सौर्य कलंक यानी कभी कभी यहाँ से निकला फिर यही सौर्य कलंक और नीचे आ जाएगा। पहले सौर्य कलंक 0 डिग्री, फिर इससे ऊपर बढ़ेगा 5 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 35 कितना आ जाएगा मैक्सिमम 40 डिग्री तक आ जाता है। इसके एक सर्किल को 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने और 40 डिग्री से पुनः बनते बनते 0 डिग्री तक आने, इसको बोलते हैं सौर्य कलंक चक्र। यानी 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने और यहाँ से एक बार 0 डिग्री तक आने को बोलते हैं, एक साइकिल को बोलते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। यानी हिंदी में बोलें तो सौर कलंक चक्र।
यानी 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने को बोलते हैं सौरकलंक चक्र। यानी एक सौरकलंक को हम जानते हैं कि 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में कितना समय लगता है, तो पूरा टाइम लगता है 5.5 वर्ष, यानी 5.5 वर्ष का समय 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में लगता है। फिर जब जाने में 5.5 डिग्री का समय 5.5 वर्ष का समय लग रहा है, तो 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में भी उसको 5.5 वर्ष का समय लगता है। टोटल मिला के हमको 11 वर्ष का समय प्राप्त होता है। यानी कोई हमसे पूछ ले कि सौरकलंक चक्र का समय कितना होता है, तो इसको हम बता सकते हैं कि एक सौरकलंक में हमको 11 वर्ष का समय लगता है। यानी सूर्य की 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक और 40 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक सौरकलंक बनाने के लिए हमको 11 वर्ष का समय लगेगा। यानी इसको बोलते हैं एक 16 स्क्वायर साइकिल। ऐसे 116 स्क्वायर साइकिल को हम बोलते हैं एक सोलर इवेंट। यानी यहाँ समझ लेते हैं 100 सोलर स्क्वायर साइकिल बराबर होता है एक सोलर स्क्वायर इवेंट, 16 स्क्वायर इवेंट। यानी 116 साइकिल को हम बोलते हैं एक 16 स्क्वायर इवेंट। तो यहाँ से जब 0 डिग्री तक गया और 0 से 40 डिग्री तक गया, 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आया, इसको बोलते हैं एक सौरकलंक चक्र। लेकिन इसको जाने के दौरान इसका तापमान इतना ज़्यादा होता है कि इसके अत्यधिक चुंबकीय क्षमता आ जाती है। यानी 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में और 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में इसके पास जो चुंबकीय क्षमता होती है वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। उस चुंबकीय क्षमता को बोल देते हैं मैग्नेटिक अर्क, यानी चुंबकीय चाप। चुंबकीय चाप। कोई पूछ लिया मैग्नेटिक अर्क क्या होता है, तो मैग्नेटिक अर्क 0 डिग्री से 40 डिग्री और 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में सूर्य की चुंबकीय क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक चाप, यानी चुंबकीय चाप। ठीक इसी प्रकार से हम इसके सभी आंतरिक भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी 16 स्पॉट क्या होता है, सौरकलंक क्या होता है, सौर ज्वाला क्या होता है, अम्बरा क्या होता है, परम्बरा क्या होता है, अरोरा क्या होता है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार अब अब हम सूर्य की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। ये जो सूर्य की बाहरी संरचना है, आखिर इसका क्या माजरा है, यानी हम इसको आंतरिक रूप से देख लेंगे कि सूर्य में क्या क्या क्रियाएं होती हैं और सूर्य की क्या क्या घटनाएं होती हैं। अब हम सूर्य के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य की बाह्य संरचना। अब सूर्य के हम बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक अमरूद है आपके पास, ये कौन सा अमरूद हो गया, बट ऐसा थोड़ी ना अमरूद होता है, अमरूद तो ऐसे होता है। अरे मान लो यार, नहीं होता तब का इतना आ गया। यानी इसके हम लोग बाहरी अंदर जान लीजिए कि इसका बीज कहाँ होता है, इसके फल कहाँ लगते हैं, इसमें क्या क्या प्रदर्शन होते हैं। अब इसके बाहरी आवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमको अमरूद को नहीं, हमको सूर्य के बारे में अध्ययन करना है। यानी सूर्य की आंतरिक क्रियाएं तो हमने देख लिया, इसके सूर्य की बाहरी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सूर्य जो हमको बाहर से कैसे दिखता है। तो सूर्य को बाहर दिखने के लिए क्या इतने भाग को ले लें, सीख जाएंगे? हाँ सीख जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली अंदर होता था तो इस पूरे पार्ट को हटाने के लिए पूरे पार्ट को हटाएंगे तब जाके अंदर का भाग चेक करेंगे, लेकिन बाहरी भाग में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक बार पूरे सूर्य को लेकर एक बार
इसके बाहरी भाग का अध्ययन करते हैं। ये क्या आ गया, पूरा पूरा सूर्य, यानी इस सूर्य को हमने इसके आंतरिक भाग का अध्ययन कर लिया। लेकिन हमको सूर्य के अब बाहर यानी बाहरी आवरण, बाहर से कैसे दिखता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। तो सूर्य की एक परत को हम बता दें कि सूर्य की सबसे निचली परत यानी बाहरी भाषा में देखें, बाहरी बनावट के आधार पर देखें कि सूर्य की ये जो सबसे नज़दीकी परत है, इसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, तो अब इस वाली भाषा को बोलते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल इंग्लिश में बोलें तो क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर यानी इसमें क्या होता है, सूर्य की विभिन्न किरणें प्रज्वलित होती हैं, लेकिन इसके बाहर आपको ऐसे लपक के रूप में दिखाई देता है। जो हमको बाहरी सूर्य दिखाई देता है हमेशा वो लपक के रूप में दिखाई देता है, ऐसा जलता हुआ आग का गोला दिखाई देता है। इसी लपक को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, यानी जो हमको प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, बाहरी आवरण आग के रूप में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। इंग्लिश में बोले तो फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी ये प्रकाश मंडल हमको बाहरी भाग से दिखाई देता है, ये वायुमंडल हमको थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में दिखाई देता है। यानी इससे पहले हमको प्रकाश मंडल दिख जाता है, इस कारण हमको वायुमंडल दिखाई नहीं देता है। तो ये वायुमंडल और प्रकाश मंडल दो भाग हो गए। इसके अतिरिक्त एक भाग और दिखाई होता है जो हमको ग्रहण के रूप में, यानी हमको ग्रहण के समय दिखाई देता है। आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा कि हमको अब ग्रहण के समय क्यों नहीं देखना चाहिए, उसका रीज़न भी अब आने वाला है। जैसे हम चेक करें कि ये पूरा हमको यानी पूरा एक सूर्य का एक ग्रहण वाला पोर्शन है। ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण जब किसी चीज़ को देखने में हमको बाधा आने लगती है, रुकावट आने लगता है, तो कहते हैं कि उस चीज़ पे ग्रहण उत्पन्न हो गया है। जैसे जब चंद्रमा को हम नहीं देख पाते तो कहते हैं चंद्रमा पर ग्रहण लग गया और सूर्य पर ग्रहण लग गया। तो क्या होता है, ऐसा एक पोर्शन, ऐसा एक धब्बा आके सूर्य के इस वाले कुछ न कुछ भाग को घेर लेती है। ऐसे इस वाले भाग को मान लो ग्रहण लग गया, यानी इतने वाले भाग को सूर्य के इस वाले बाहरी भाग को आके घेर लिया। तो सूर्य के जब बाहरी वाले भाग को आके घेर लिया तो इसका जो संपूर्ण प्रकाश होता है वह सूर्य संपूर्ण प्रकाश, यानी ये वाले पूरे पोर्शन सूर्य के ग्रहण में समाप्त हो गए। तो संपूर्ण का यानी सूर्य का जो संपूर्ण भाग का प्रकाश आता था पूरे सूर्य से, वो अब आने लगेगा इतने वाले पूरे भाग से, यानी सूर्य का प्रकाश इस वाले पोर्शन से एक साथ बाहर निकल जाएगा। जैसे आपको एक टार्च यानी एक आग को, एक लपक को पूरी आग को कई जगह से निकल रहा था, लेकिन उसी आग को जैसे एक साथ निकाले, जैसे सीधी तरह समझें कि एक नाली में पूरी नाली भर के पानी निकल रही थी, पानी आ रही थी, लेकिन क्या करें कि हम उस नाली को किसी चीज़ से बंद कर दें और उसी पानी को एक साथ पतले सुराख के यानी पतले पाइप से लेके निकालें, तो क्या होगा, वह पाइप अधिक तेज से प्रेशर बना के पानी को बाहर फेंकेगा। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पूरे सूर्य से आ रहा था, लेकिन ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य का आधा भाग ढक जाता है और इसी ढके हुए भाग के कारण इसका संपूर्ण प्रकाश के थोड़े से बचे हुए भाग के कारण आता है, जिसके कारण यही प्रकाश अत्यधिक तीव्र, अत्यधिक ऊर्जावान और तापमान वाला होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमको सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ये ग्रहण के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है अत्यधिक तीव्र और हार्ड होता है, यानी इसमें अत्यधिक तापमान, अत्यधिक ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को इफेक्टेड कर सकती है, हमारी आंखों को प्रभावित कर सकती हैं। हमारी आंखों को जैसे आप क्या होता है कि अचानक कोई टॉर्च का लाइट पड़ जाता है तब भी हमारी आंख चकाचौंध हो जाती हैं। तो सोचिए सूर्य की संपूर्ण प्रकाश यानी 80% भाग छिप के 20% में आएगा, तो क्या हमारी आंखों को इफेक्टेड नहीं कर सकती हैं? तो हाँ, कर सकती हैं। यही रीज़न है कि कहते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। तो जो भाग चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कोरोना।
यानी सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को बोलते हैं कोरोना। ये हमेशा नहीं दिखाई देता, ये हमेशा जब सूर्य ग्रहण के समय देख लेते हैं तो आपको देखते हैं कुछ न कुछ एक लालिमा टाइप भाग दिखाई देता है, जो हमको उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में ही लगता है, क्यों? क्योंकि उसी समय सभी प्रकाश एक साथ बाहर निकलते हैं। ये हो जाएगा कोरोना, प्रकाश मंडल और वर्णमंडल। इसके अंदर हमने देखा है कि जो 3 मंडल थे, क्रस्ट, कोर, रेडियोटिव, कन्वेक्टिव जोन, तो हमने सूर्य और चंद्रमा के सूर्य के आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में जान लिया। ठीक अगली वीडियो में अब मिलते हैं कि सौरमंडल के क्या क्या पार्ट होते हैं, यानी सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सौरमंडल का पहला पार्ट हमने सूर्य का अध्ययन किया, इसी प्रकार सौरमंडल के अब ग्रह, उपग्रह, अन्य ग्रहों, पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो में थोड़ा सा भी फायदा मिला हो, थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, उसके लोगों ने देख लिया, फिर भी उस पर ये करके नहीं बताए कि उसमें वीडियो क्वालिटी कम है। वो तो हम बाद में फिर से देखे, अपलोड वीडियो को देखे, तो हमें लगा कि वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है, तो हमने उस वीडियो को फिर से अपलोड करने का प्रयास किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।